कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए अब पढ़ें विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, विराम का तात्पर्य है ठहरने या रुकने से है। विराम के साथ वाक्यों को लिखने या बोलने से भाषा को समझना आसान हो जाता है। अतः लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए प्रमुख विराम चिन्ह को जान लेते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में लिखते समय प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, छठा उद्धरण चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह, आठवां निर्देशक चिन्ह है, नौवां संक्षेप चिन्ह, 10वां है कोष्टक चिन्ह और 11वां है विवरण चिन्ह। चलिए एक एक करके इनको विस्तार से जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्ण विराम के बारे में। बच्चों, यह विराम चिन्ह प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सब वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। यह इस बात का संकेत है कि यहाँ भली भांति रुकना है। जैसे मैं आज अपने घर जा रहा हूँ, वाक्य पूर्ण हुआ तो पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम एक डंडे के रूप में लगाया जाता है। मदारी ने बंदर को नचाया, पूर्ण विराम लगेगा। दोहा, चौपाई, सवैया आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में दोहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर 5, इकरा पूर्ण विराम आया। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, दोहरा पूर्ण विराम आ गया। नाथ संधु धनु भंजिहारा, एक पूर्ण विराम। कोही केऊ इकदास तुम्हारा, समाप्त हुआ दोहा तो दोहरा पूर्ण विराम आ गया। चलिए अगले विराम चिन्ह की ओर बढ़े जो है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है बच्चों थोड़ा सा रुकना। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां थोड़ा रुकना आवश्यक हो। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में करना चाहिए। पहला है जब एक ही कोटि के बहुत से शब्द, पदबंध या वाक्य एक साथ प्रयोग हुए हों तो प्रत्येक के बीच में, जैसे आओ बैठो और आओ और बैठो के बीच में अल्प विराम और थोड़ा विश्राम करो। दूसरा वाक्य है जैसे धनी हो या गरीब, अल्प विराम, गोरा हो या काला, अल्प विराम आएगा। साक्षर हो या निरक्षर, अल्प विराम, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। अगला नियम है इसका कि प्रधान उपवाक्य के बीच में कोई आश्रित उपवाक्य आने पर, जैसे कि वह लड़का, इसके बाद अल्प विराम आएगा। जो सड़क पर रो रहा था, अल्प विराम, मयंक का भाई है। वह आदमी, अल्प विराम आएगा, जो गुब्बारे बेचता है, फिर अल्प विराम, आज नहीं आया। अच्छा बच्चों, अब बताइए उचित स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। तना, शाखाएं, जड़, पत्तियां, फल तथा फूल सब वृक्ष के भाग होते हैं। इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। इसका अगला नियम है संबोधन या हा नहीं के बाद, जैसे नेहा, इसके बाद अल्प विराम आएगा। जरा इधर आओ, हाँ मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, इसमें हाँ के बाद अल्प विराम का प्रयोग आएगा। अगला नियम इसका उद्धरण से पहले, अर्थात राधा ने कहा साहिल आज नहीं आया है, अर्थात उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। ये वाला उद्धरण चिन्ह होता है, इससे पहले आएगा अल्प विराम। जैसे बच्चों ने अध्यापक से कहा श्रीमान कल तो छुट्टी रहेगी, तो बच्चों ने अध्यापक से कहा, इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगला नियम है इसका तारीख को सन या संवत से अलग करने के लिए, जैसे 26 जनवरी, इसके बाद अल्प विराम, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त के बाद अल्प विराम, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अगला नियम है क्रिया विशेषण पदबंध को अलग करने के लिए, जैसे कि वह घर पर होते हुए भी हमारे यहाँ नहीं आया, इसके में वह के बाद और घर पर होते हुए भी के बाद अल्प विराम का चिन्ह आएगा। अगला वाक्य, मैं देर हो जाने के बावजूद उसके पास गया, इसमें मैं के बाद और देर हो जाने के बावजूद के बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगला नियम है परंतु, पर, क्योंकि, इसलिए, फिर, लेकिन जैसे आदि समुच्चय बोधक अवयवों से आरंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले भी प्राय अल्प विराम आता है। जैसे कि वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था,
इसमें वह स्कूल नहीं जा सका की बात क्योंकि से पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगला वाक्य हमने उसे बहुत समझाया परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु से पहले इसमें अल्प विराम आएगा। अगला नियम, जब मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव लुप्त हो, अर्थात मैंने कहा मैं बीमार हूं, इसमें मैंने कहा के बाद अल्प विराम। बच्चे कहते हैं वे कल आएंगे, इसमें बच्चे कहते हैं के बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम। जब दो वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाने से भ्रांति होने की संभावना हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो तुम्हारे मन में आए करो, बस हमें शांति से रहने दो। इसमें अल्प विराम का प्रयोग यानी कि आधे में रुकना, जो तुम्हारे मन में आए करो के बाद अर्धविराम आएगा। शायद आपकी बात ठीक हो परंतु पहले ठीक से सोच लीजिए फिर निर्णय लीजिए। इसमें शायद आपकी बात ठीक हो वाक्य आधा हो गया, इसलिए इसके बाद अर्धविराम का प्रयोग होगा। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों, जिन वाक्यों में सीधा प्रश्न किया जाता है उनके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तुम घर कब आओगे, तुम्हारी नई कार कौन ले गया। वाक्य कंप्लीट होते ही यानी पूर्ण होते ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। जिन वाक्यों में सीधा प्रश्न नहीं किया जाता उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगता, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। जैसे राधा ने पूछा कि रीना कहाँ है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न पूछा गया है क्या है, सीधा प्रश्न नहीं किया गया, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। माताजी ने पूछा कि धोबी आज क्यों नहीं आया है, इसमें भी सीधा प्रश्न नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह मजा आ गया, वाह विस्मयादि बोधक शब्द है, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा जो एक डंडा और नीचे एक बिंदु के रूप में आता है। हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। छठा है उद्धरण चिन्ह। बच्चों, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, अर्थात ज्यों का त्यों लिखा जाए। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अर्थात नेताजी का कथन ज्यों का त्यों इसमें लिखा गया है तो वो बोला हुआ कथन उद्धरण चिन्ह के अंदर आएगा। वो कथन क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये वाक्य उद्धरण चिन्ह में आएगा। गांधी जी ने कहा करो या मरो, गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो, तो उनके द्वारा कहा गया करो या मरो वाक्य उद्धरण चिन्ह में आएगा। ख है किसी पुस्तक, समाचार पत्र, पदवी, कवि, लेखक आदि के नाम को इकरे उद्धरण चिन्ह में रखा जाता है। जैसे क्या आपने कर्मभूमि उपन्यास पढ़ा है, इसमें कर्मभूमि को इकरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्रीय कवि थे, मैथिली शरण गुप्त इकरे उद्धरण चिन्ह में आएगा। सातवां है योजक चिन्ह। बच्चों, सामासिक शब्दों या पुनरुक्त शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नर नारी, पिता पुत्र, खाते खाते, उठते बैठते। योजक चिन्ह एक छोटा सा डैश होता है। बच्चों, जब लिखते समय पंक्ति के अंत में कोई शब्द अधूरा रह जाए और उसका शेष भाग अगली पंक्ति में आए तो शब्द के पहले भाग के अंत में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आठवां है निर्देशक चिन्ह। इसे रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, विवरण देने के लिए, जैसे कि साहिल के 2 बेटे हैं, उसके बाद निर्देशक चिन्ह आएगा, राजन और राघव, विवरण दिया जा रहा है। उसे 2 कवि बहुत अच्छे लगते हैं, निर्देशक चिन्ह आएगा कबीर और तुलसी। ख है उद्धृत वाक्य से पूर्व, अर्थात कोई भी वाक्य कहा जाए उससे पहले। जैसे रवि ने कहा, इसमें उद्धरण चिन्ह आएगा राजन नहा रहा है। कवि लिखता है, उद्धरण चिन्ह आएगा बिना उपक्रम तप कुछ नहीं। 9वां है बच्चों संक्षेप चिन्ह। बच्चों, इस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, शून्य के रूप में हम इसे संक्षिप्त कर देते हैं। डॉक्टर मिश्रा एक अच्छे चिकित्सक थे। संक्षेप में दिखाने के लिए हम इसे एक शून्य के रूप में दर्शाते हैं। 10वां है कोष्टक।
इंग्लिश में इसे ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टकों का प्रयोग किसी शब्द या पदबंध की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। जैसे कि उन दिनों मेहता जी, व्याख्या की गई है ब्रैकेट में यानी कोष्टक में। अब केंद्रीय मंत्री, नगर पालिका में एक क्लर्क हुआ करते थे। चेन्नई, कोष्टक में रखेंगे पूर्व नाम मद्रास, भारत का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर है। और 11वां है बच्चों विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह। बच्चों जहां विवरण देने की आवश्यकता हो वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, विवरण चिन्ह लिखा गया। एक, यह उपन्यास सरल और प्रभावपूर्ण भाषा में लिखा गया। दूसरा, उपन्यास का कथानक स्पष्ट, संक्षिप्त और रोचक है। तो इस तरह ये विवरण दिया गया। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बच्चों, लिखित भाषा में रुकने का संकेत करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा को समझना सरल हो जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। वो कौन से हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, विवरण चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।